नमस्कार, सिंबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। यूएस ईरान टेंशन और एफआईएस की लगातार बिकवाली से बाजार में लगातार 5वें दिन कमजोरी। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 23,300 के नीचे फिसला। बैंकिंग शेयर्स आज भी बिगाड़ रहे हैं मूड, 250 पॉइंट से ज़्यादा फिसला बैंक निफ्टी। मिड कैप शेयरों में सेलिंग प्रेशर। कमजोर बाजार में आईटी दे रहा है सहारा लगातार। तीसरे दिन पूरे सेक्टर में जोश हाई। आज भी आईटी इंडेक्स करीब 3% मजबूत, वहीं 4% चढ़े इन्फोसिस और विप्रो। लेकिन एनबीएफसीज, फार्मा और कैपिटल मार्केट शेयरों में आज कमजोरी। तीनों ही इंडेक्सेस 1% से ज्यादा नीचे कर रहे हैं कारोबार। मनी कंट्रोल की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। स्प्रिंग एनर्जी को खरीदने के रेस में सबसे आगे आदित्य बिरला ग्रुप। $1.7 बिलियन में हो सकती है डील। आज के चार जीपीटी सेक्टर और शेयरों का जलवा। निफ्टी मिड स्मॉल आईटी और टेलीकॉम सेक्टर करीब 1% मजबूत है, वहीं मजबूत चार्ज के दम पर चले परसिस्टेंट और एनबीसीसी करीब 2% मजबूत। साथ ही ओएफएसएस भी चला, लेकिन कमजोर चार्ज के चलते एचयूएल, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, एचडीएफसी, एएमसी फिसले। टाटा डिजिटल कंज्यूमर बिजनेस को मिल सकता है बड़ा बोझ। 26 मई की बोर्ड मीटिंग में 7,000 करोड़ के निवेश का रखा गया प्रस्ताव। हालांकि नोएल टाटा ने इतनी बड़ी फंडिंग पर उठाए सवाल। मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। कॉपर कीमतों में तेजी से हिंद कॉपर चमका, वहीं सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से चला लेंसकार। उधर पर गोल्ड कीमतों में नरमी से मुथूट फाइनेंस कमजोर। स्पॉटलाइट शेयर टेक महिंद्रा करीब 2% की मजबूती के साथ निफ्टी के टॉप गिनर्स में हुआ शुमार, वहीं 361 में कमजोर। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ पिछले शो से प्रकाश काबा और राजेश पालवे बने हुए हैं। निर्मल बैंक के विकास सालुंके और सेंट्रम से नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक को बातचीत करने के लिए अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी होंगे। साथ ही गो इंडिया stocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे मेटल्स पर और इसके अलावा बाकी पूरी मार्केट पर भी। इसके अलावा आशीष से जानेंगे कि इन्फोसिस में किस तरीके की तेज़ी देखी है हमने पिछले कुछ दिनों में। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा डालते हैं आज के मार्केट एक्शन पर। और निफ्टी अब डे हाई पर आ गया है, 23,317 पर है। सुबह का लो था 23,229। तो उस लो को मतलब मई को के लो को ब्रेक करके उसके बाद एक रिकवरी आ रही है। अब देखते हैं हम न्यूट्रल जोन क्रॉस करेंगे या नहीं, यानी कि ग्रीन में आएंगे या नहीं। बैंक निफ्टी में भी शानदार रिकवरी है एक्चुअली। अगर आप देखें अब 53,457 पर आज का लो था 53,121, तो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। लेकिन आज फिर से मार्केट को लीड कर रहा है आईटी सेक्टर में शानदार तेज़ी। इस समय इंडेक्स करीब अब 3.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इंडेक्स के सभी टॉप गेनर्स और एफ&ओ के सभी टॉप गेनर्स आईटी नाम ही हैं ज़्यादातर। केपीआईटी लीड कर रहा है उसको 5% की रैली के साथ। इन्फोसिस 0.5%, टीसीएस 4%, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, एचसीएल टेक, एलटीएम, कोफोज और टाटा एलेक्सी। इसके बाद दूसरा स्ट्रॉन्ग सेक्टर मेटल्स, उसमें एनएमडीसी, नाल्को, ये दो स्टॉक्स हैं, और हिंडाल्को जो लीड कर रहे हैं। वीकनेस में सबसे ऊपर है फोर्स मोटर्स 5.5% नीचे। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, वारी एनर्जीज, एनएचपीसी, पेटीएम, अशोक लेलैंड, बीएससी, निपॉन लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप इस समय एक अच्छी खासी करेक्शन देख रहे हैं। लेकिन निफ्टी कोशिश कर रहा है एक बार अपने लोज को होल्ड करने की। बीरू जी, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, आपके स्क्रीन पर पैनल को रखते हैं और करते हैं बातचीत। और पैनल आपके स्क्रीन पर है, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। और हमारे साथ प्रकाश का बसर, राजेश पालवे जी पिछले कार्यक्रम से भी, और आशीष जी और नीलेश जी इस वक्त मौजूद हैं। नीलेश जी और विकास जी इस वक्त फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखो, इंडेक्स में 23,100 23,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऑलमोस्ट उस सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि आईटी सेक्टर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। मुझे लगता है कि टीसीएस में यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड देखने मिल सकता है। तो टीसीएस मेरा बाय कॉल रहेगा। 2540 का यहाँ पे एक टारगेट देखने मिलेगा। 2330 का इंपॉर्टेंट बेस अभी इंट्राडे में बन चुका है। तो 23 से 30 के स्टॉप लॉस से टीसीएस को बाय करना है 2540 के टारगेट के लिए, जहां पे मुझे लगता है एक अच्छा अपवर्ड जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है वहां पे एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है 2540 के आसपास का। तो वहां तक का एक आपको यहाँ पे टीसीएस में आते हुए देखने मिलेगा।
दूसरा है नायका। नायका में हमने कल के पूरे सेशन में देखा कि अच्छा बाइंग मूवमेंट जोन देखने मिला, और आज भी खुलने के बाद भी यहाँ पे एक अच्छा आपको देखने मिल रहा है। तो नायका को यहाँ पे बाय करना है। 284 का ऊपर में इमीडिएट टारगेट देखने मिलेगा, तो 284 के टारगेट के लिए नायका को बाय करना है। 262 का इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, तो 262 के स्टॉप लॉस से नायका को बाय करना है। और ये दोनों भी काउंटर हमने हमारे क्लाइंट को यहाँ पे रिकमेंड। ओके, तो ये हो गए विकास जी के दो स्टॉक्स। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर सबसे पहले आईटी स्पेस पर फोकस है, क्योंकि आईटी स्पेस में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो एचसीएल टेक के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी, जहां पर ऊपरी स्तरों पर 1255 से लेके 1275 एचसीएल टेक के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। 1255 और 1275 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। दिन के लोएस्ट लेवल लगभग 1215 के लेवल के आसपास हुआ, और एचसीएल टेक के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक में पसंद आ रहा है वो है मेटल स्पेस में से, स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम स्पेस में से हिंडाल्को। एक लगातार हाई टू हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में काउंटर लगातार बना रहा है, और यहाँ पर हम एक नया रिकॉर्ड आया था वो देख रहे हैं। तो 1175 1180 तक की अपसाइड के लिए हिंडाल्को के फीचर्स को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं, एंड 1138 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, हिंडाल्को आपका बाय कॉल है। अभी कुछ देर पहले मानस से चर्चा हुई थी इस स्टॉक पे। प्रकाश सर, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है BHEL। सेटअप के हिसाब से एक आपको मिला है, एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। 411 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे BHEL पर 407 का, करीब 4 रुपीज का। टारगेट होगा 420, 420 BHEL। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया देखा जाए तो 1162 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर। स्टॉप लगेंगे 1145, 15 और 17 रुपया। टारगेट होगा 1180। हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया, ये हो गई काबा सर के पिक। राजेश पालवे जी, आपकी दो ट्रेड्स। तो अनुज जी, पहला स्टॉक अडानी ग्रुप से पसंद आ रहा है, उसमें अडानी एनर्जी सॉल्यूशन यहाँ पे पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में देखें तो एक रैली के बाद स्टॉक में एक ब्रीफ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला, बट स्टिल अगर देखें तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। हमें लगता है स्टॉक में जिस तरीके से आज वापस बाइंग इंटरेस्ट लौटा है, ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। 1530 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1510 का, और अपसाइड के टारगेट होंगे इसके 1565 1570 की तरफ। दूसरा स्टॉक अगेन NMDC को ही रीट्रेड करेंगे। यहाँ पे हमें लगता है कि बाइंग साइड पे ये स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहा है, और NMDC फ्यूचर्स में अपसाइड के टारगेट 102 104 की तरफ हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो बाय करने की सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 95 रुपीज। ओके, चलिए ये आपके लिए इस समय की पिक्स हो गई। गाबा सर, NMDC हमने क्विक सिंगल में भी डिस्कस किया था, और आपने बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाने की बात की थी, और टारगेट काफ़ी एग्रेसिव थे। शानदार ट्रेड रही, वो ग्रिप में होगी इस समय। आपके टारगेट क्या थे? हाँ, 96 आपका टारगेट हिट हो चुका है, स्टैम्प लगा दीजिए टारगेट हिट की। ये सुबह सुबह हमने ट्रेड ली थी, 94 पर था तब, 75 पैसे का स्टॉप लगाकर एक ट्रेड लेने की बात की थी, वो टारगेट हिट हुआ। शानदार ट्रेड रही गाबा सर। 9730 पर आ चुका है अभी ये स्टॉक फ्यूचर्स में, कैश में 9654 पर। अब क्या व्यू रहेगा इस पर? अब नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट NMDC पे रहेगा 100 का, और मेरे ख्याल से अभी भी सिर्फ 70 पैसा टू 80 पैसा स्टॉप लाकर अब भी इसको चेस कर सकते हैं। एक बार 100 में थोड़ा पार हो गया, सेटअप तो सही है, मुझे लगता है 100 चला ही जाएगा मैटर ऑफ टाइम। तो यस, चेस कर सकते हैं, चेस कर सकते हैं, 100 जा सकता है। शानदार ट्रेड रही है, और इस लेवल पर भी फ्रेश ट्रेड राजेश पालवे जी की तरफ से NMDC पर। चलिए अभी काम करते थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि वो इस समय कहाँ पैसा लगा रहे हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जितनी हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट देख रहा था, तो इसमें काफ़ी सेक्टर्स हैं जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपका काफ़ी बड़ा वेट हिटाची एनर्जी में है। जो MNC पावर है, इसमें काफ़ी बड़ी रैली हुई है। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं, जहां पर वन वे रैली हुई है पिछले कुछ महीनों में? हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। बेसिकली ये पूरा जो ग्लोबल AI का जो तेजी चालू है, ग्लोबल AI में जो इन्वेस्टमेंट चालू है, जो बहुत बड़ा कैपेक्स चालू है, तो उसमें बेसिकली डेटा सेंटर्स ऑफ कोर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंडली द HVDC जो पूरी अपॉर्चुनिटी जो है, जो ग्रिड स्टेबलाइजेशन जो कहते हैं, और आगे जाके लोग स्मार्ट ग्रिड की जो बात कर रहे हैं, तो
तो ये जो तरह की जो कंपनी है विच आर नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 3 टॉप 3 कंपनीज HVDC टेक्नोलॉजी ग्लोबली, they are the biggest beneficiaries. So globally, if you look at the entire capex spend for this new technology, चाहे आप AI की ट्रेंड की बात कीजिए, चाहे आप डेटा सेंटर्स रिलेटेड बात कीजिए, चाहे आप द रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड स्टेबिलिटी रिलेटेड अगर बात करेंगे, तो ये तीनों के जो बेनिफिशियरी है वो इस तरह की कंपनी जो आपने एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारी पोर्टफोलियो कंपनी में है, इट इज नॉट ए रिकमेंडेशन, प्लीज पुट ए डिस्क्लेमर. सो दीज आर द वेरी बिग बेनिफिशियरीज एंड दिस बेनिफिशियरीज जस्ट नॉट लास्ट 12 months. अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 सालों से सबसे बड़ा इंडिया में जो पावर का जो कैपेक्स हो रहा है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के लिए हो रहा है. और वो जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है उसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो है वो HVDC प्लेयर्स है. ओके बिल्कुल, तो इनमें खैर अच्छे डिस्क्लेमर, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है ये, हाँ ऑब्वियसली पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकता है. अच्छा, आपका सबसे बड़ा जो पोर्टफोलियो में हिस्सा है वो है फाइनेंशियल्स में इस समय काफ़ी दिक्कत है. पिछले 3-4 महीनों में रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन आई है. कच्चा तेल जिस तरीके से ऊपर है, डॉलर रुपये पे काफ़ी प्रेशर है, FI सेलिंग, बहुत फैक्टर्स हैं. रेट हाइक का भी मार्केट को फियर लग रहा है. फाइनेंशियल्स पर आप क्या व्यू ले रहे हैं आप? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स में फर्स्ट पैरामीटर जो चेक करना है वो है कि क्रेडिट ग्रोथ का क्या हो रहा है. तो अगर आप देखोगे कि पिछले 3-4 महीने पहले दिसंबर जनवरी की अगर आप बात करोगे तो क्रेडिट ग्रोथ इन इंडिया वो 9.6 हो चुका था. मींस इट वाज वेरी इट इज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. जो पहले 13, 14, 15 हुआ करता था वो 9.5 हो चुका था. और अगर आप पिछले लास्ट 2-3 महीने में अगर इंप्रूवमेंट देखेंगे तो 9.5 का ये वापस 13.5% तक 13.5% हो चुका है. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि क्रेडिट ग्रोथ इज नाउ इंप्रूविंग. नंबर 1. लास्ट ईयर बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे और यहाँ लोगों का जो एसेट लायबिलिटी जो मिसमैच होता है, जो प्राइसिंग मैकेनिज्म में जो मिसमैच होता है, उसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर में रहे. नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर में रहे तो क्या हुआ कि आपका जो PPOP ग्रोथ होता है, प्री प्रोविजन प्रॉफिट ग्रोथ जो होता है वो म्यूटेड रहा. लेकिन ये साल क्योंकि वो 6 महीने का जो गैप था वो निकल गया है, तो ट्रांजिशन पीरियड जो पेन था वो निकल गया है. तो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 6, 8, 12 महीने में आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी इंप्रूव होंगे. तो आपकी क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूवमेंट में है, नंबर 1. नंबर 2, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होंगे. और नंबर 3, एसेट क्वालिटी अभी भी बढ़िया है. तो ये तीनों का अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको ये साल बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में आपको जनरली गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा. जो लास्ट ईयर बहुत म्यूटेड रहा, लेकिन ये साल आपको स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ दिखेंगे. और वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है. इन्फ्लेशन इज ए कंसर्न, इंटरेस्ट रेट इज ए कंसर्न, क्रूड ऑयल हाइक इज ए कंसर्न. लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना अनुज जी, तो जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक, मॉडरेट हाइक जब भी होता है, थोड़ा इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर रहता है, तभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर इन जनरल डज वेरी वेल, क्योंकि उनको प्राइसिंग पावर रहता है. नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपकी इंप्रूव होता है, क्रेडिट ग्रोथ भी आपका इंप्रूव होता है. तो हिस्टोरिकली जब भी आप ये साइकिल देखोगे तो तभी बैंकिंग ने आउट परफॉर्म किया हुआ है इन द राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट. तो हमें लग रहा है कि अगले 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना आपका इंप्रूवमेंट इन अर्निंग्स होते रहेंगे, वैल्यूएशन कंफर्टेबल रहेंगे और एक टेलविंड भी मिल जाएगी. ओके, तो अभी तक राजेश जी के पोर्टफोलियो का जो स्टॉक्स हैं उसमें हिताची एनर्जी पर चर्चा हुई, बैंकिंग और फाइनेंस पर चर्चा हुई. राजेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. सबसे कम अगर आप देखें एलोकेशन, जैसे कि बहुत से लोग इस मंच पर आए हैं, उन्होंने IT को लेकर कहा, आपका भी बहुत ही कम एक्सपोजर है. आई मीन इट्स हार्डली 1.1% है. अभी अब इस वक्त सोच क्या है? मतलब कुछ कंपनियां मिड कैप IT में जिन्होंने थोड़ा सा AI एफर्ट्स किए हैं, कुछ एक्विजिशंस किए हैं, फॉर इंस्टेंस कोफोर्ज, आप IT को कैसे रीड कर रहे हैं इस प्राइस पे जो प्राइस डैमेज हुआ है सो फार इन आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ CY25 एंड इन CY26 सो फार? उसके बाद वैल्यूएशंस और ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी की देखते हुए, इस बात को देखते हुए कि इन कंपनियों ने कुछ एक्विजिशंस किए हैं, AI एसेट्स बाय किए हैं US में, आपका टेक क्या बन रहा है? ओवरऑल अगर आप IT सर्विसेज की बात करेंगे तो अभी भी प्रेशर पॉइंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी भी नई बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है. अभी लोगों का एक नया डिबेट स्टार्ट हुआ है कि टोकनाइजेशन कॉस्ट इज वेरी हाई, और ये टोकन कॉस्ट हाई है तो क्या वो हाई कॉस्ट इतनी इंकर कर पाएंगे, तो ROE बनेगा नहीं. ROE नहीं बनेगा तो IT सर्विसेज वापस अच्छी प्रोबेबली ग्रोथ वापस आएगी. तो डिफरेंट नैरेटिव्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम चल रहे हैं. तो वी आर ऑल्सो मॉनिटरिंग सिचुएशन वेरी क्लोजली. टेक्नोलॉजी इज ए इवॉल्विंग सेक्टर राइट नाउ.
every day there are some new nuances, every day there are some new technology innovations. बट ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप देखेंगे, ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे, तो अभी तक आईटी स्पेंडिंग जो है उसमें इंप्रूवमेंट ऑफ ग्रोथ की अभी तक कोई अच्छी खबर आई नहीं है। तो हमें लग रहा है कि ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। एज ऑन नाउ बेसिस हमारा व्यू यही है, थोड़ा कॉशियस व्यू पे हम है। वैल्यूएशन करेक्शन हुआ नहीं है, प्राइस करेक्ट हुए हैं, लेकिन वैल्यूएशन करेक्शन नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया की जो मेगा आईटी कंपनीज है, क्या वो वापस 12, 15, 16% अर्निंग्स डिलीवर कर सकती है? 3% से 6% हो सकता है और स्टॉक प्राइस 15-20% बढ़ सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल क्वेश्चन ये रहेगा, क्या ये 12, 14, 15, 16% अर्निंग्स ग्रोथ कर सकती है? अगर वो कर सकती है तो ही जाके आपका वैल्यूएशन जो है वो 20-25 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो पहले एंजॉय किया करते थे वो वापस मिलेगा। अगर 3% से 6%, 7% अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ कर रहे हैं तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 11% है, तो आपका बेंचमार्क हर्डल रेट 11% है। अगर आप 11% के ऊपर नहीं जा सकते हैं तो फिर देयर आर मेनी अदर बेटर अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन। हालांकि डेली वॉलेटिलिटी रहेगी, कोई सेक्टर कभी परफॉर्म करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है इंडिया में। 5000 लिस्टेड कंपनी है, उसमें से 1000, 1100, 1200 अच्छी कंपनीज है, और वो 1100 में से 40-50 स्टॉक्स का किसी को पोर्टफोलियो बनाना है तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास आईटी सेक्टर सर्विसेज होना, ये कोई कंपल्सन नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, बहुत सारे सेक्टर्स के वैल्यूएशन रीजनेबल है और ग्रोथ अभी भी काफी स्ट्रांग है। जो आईटी में फिलहाल ग्रोथ भी मिसिंग है और वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है। दैट्स व्हाई वी आर राइट नाउ वेट एंड वॉच अप्रोच फॉर आईटी सर्विसेज सेक्टर। वेट एंड वॉच फॉर आईटी। अच्छा राजेश जी, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास कमोडिटीज़ में, मेटल्स में कोई एक्सपोजर नहीं है एज ऑफ नाउ, द विजिबल आई मीन फैक्ट्स इन योर फैक्ट शीट, पर आपका केमिकल में एक्सपोजर है ना? इस बास्केट में आप दरअसल 24-25 मिड तक अर्निंग्स बहुत, अगर आप देखें, पेन में थी, उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ 25 उसमें रिवाइवल था कुछ। अभी केमिकल्स पे आपका टेक क्या है? वीरेंद्र जी, केमिकल सेक्टर राइट नाउ हमें लग रहा है कि अगले प्रोबेबली 1, 2, 3, 4 क्वार्टर में कंटिन्यू टू सी इंप्रूवमेंट इन ट्रेंड्स, क्योंकि केमिकल प्राइसेस जो गिरी हुई थी पिछले 12 महीने में अगर आप देखोगे तो प्रोबेबली इट हैज बिकम अनरियलिस्टिक, अनसस्टेनेबल प्राइसेस। मींस वो प्राइसेस में चाइनीज कंपनी वो भी लॉस करेगी, तो ये लॉस सस्टेन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए अगर एक जनरली केमिकल प्राइसेस में इंप्रूवमेंट होएगा, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, केमिकल के अंदर भी हम थोड़े स्पेशलिटी केमिकल में फोकस कर रहे हैं, जैसे कि फ्लोरीन केमिस्ट्री है। सो फ्लोरीन केमिस्ट्री हैज बीन डूइंग वेल बिकॉज यहाँ पे चाइना का कोई कंपटीशन नहीं है। सो वी आर विद इन स्पेशलिटी केमिकल, वी आर फोकसिंग ऑन ए वेरी नीश सेगमेंट। जैसे कि फ्लोरीन केमिस्ट्री मैंने कहा, तो एक अलग टेक्नोलॉजी है, इसमें चाइनीज कंपटीशन बहुत लिमिटेड होती है। डेटा सेंटर्स की जो ग्लोबल डिमांड स्ट्रांग हो रही है, उसमें काफी सारे लिक्विड कूलिंग एजेंट जो है, इस तरह की डिफरेंट जो केमिस्ट्रीज है, उसका भी यूज काफी व्यापक होता है और उनके भी ये बेनिफिशियरी होते हैं। और दूसरे बहुत सारी केमिकल कंपनी इंडिया में ऐसी है, 2-3 सिलेक्ट कंपनीज जो सीडीएमओ में जा रही है। तो ये जो नई केमिस्ट्री है उसके अंदर जिसका ग्रोथ और बिजनेस मॉडल हो रहा है, सो दे आर नॉट लिंक्ड टू द कमोडिटी प्राइसेस, सो दे आर लिटिल बिट इम्यून टू दिस ओवरऑल चाइनीज कमोडिटी प्रेशर। सो विद इन केमिकल यू नीड टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव, और स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसी सेगमेंट है जहां पे हमारा फोकस है और हमें लग रहा है कि अगले 2-3 साल में यहाँ पे अच्छा सा ग्रोथ मिलेगा। पिछले 12-18 महीने में भी अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन केमिकल जो वन ऑफ आवर होल्डिंग कंपनी है, इट इज डिलीवरिंग सुपर नंबर्स। इस 40-50% अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरी है एंड स्टॉक हैज आल्सो डन एक्सट्रीमली वेल। सो यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव विद इन केमिकल स्पेस। फ्लोरीन ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले कुछ समय में। अच्छा, मैं क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में हैं और अगर आप डिस्क्लेमर के साथ कुछ अगर थोड़ा सा इन्फॉर्म कर सकें, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये आदित्य इन्फोटेक में आखिर चल क्या रहा है और इस तरीके की जो री रेटिंग हुई है एवर सिंस लिस्टिंग, इसका कारण क्या है? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में बड़ा हिस्सा है ये। देखिए, ये कंपनी ऐसी है जो आई वुड से इसे कंज्यूमर प्ले है। तो कंज्यूमर सिर्फ एफएमसीजी नहीं होता है कि साबुन डिटर्जेंट नहीं होता है, उसके आगे भी तो कंज्यूमर है, जैसे कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड हो गया, सिक्योरिटी कैमरा इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। तो ये जो आपने जो कंपनी कही, जो वन ऑफ आवर पोर्टफोलियो कंपनी है, प्लीज पुट ए डिस्क्लेमर, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये अपने सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। तो हमारी ये जो पूरी थीसिस है कि वी बाय मार्केट लीडर्स, सो ही इज दिस कंपनी इज ए मार्केट लीडर, नंबर 1। नंबर 2, ये पूरा सेक्टर में चाइनीज डंपिंग, और हम इंडिया काफी इंपोर्ट कर रहा था वो चाइना से, और पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर काफी सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीकेशंस हो गए,
और इसके लिए इंपोर्ट्स काफी कम हो गया, काफी इंपोर्ट्स बैंड हो गया। तो ये जो नंबर 1 डोमेस्टिक कंपनी है, नेचुरली इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। तो इसके लिए इनका मार्केट शेयर जो है वो भी इंप्रूवमेंट हो गया, चालू हो गया। अगर आप पिछले 12-18 महीने देखेंगे तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन मार्केट शेयर। तो एक मार्केट लीडरशिप हो गई, दूसरा एक मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट हो गया, तीसरा एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है बिकॉज कैमरा इंडस्ट्री, सिक्योरिटी कैमरा इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ग्रोइंग डबल डिजिट। So this is very high compared to the normal FMCG growth of 4, 5, 6%. एंड पांचवा, कंपनी इज वेरी एफिशिएंट, रिटर्न ऑन कैपिटल अगर आप देखेंगे, डेट फ्री बैलेंस शीट है। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। एंड लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी हैज फर्दर इंप्रूव्ड इट्स गाइडेंस। सो आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट इज द रीजन व्हाई स्टॉक इज बीन डूइंग रीजनेबली वेल। अच्छा राजेश जी, मैं अगर आपके पोर्टफोलियो में देखूं, मैं दो प्रश्न एक ही में सम्मिलित कर देता हूं क्योंकि यहाँ समय का अभाव है। टीवीएस मोटर्स तो है, बट एनी अदर ऑटो स्टॉक यू वांट टू इन्वॉल्व इन योर पोर्टफोलियो? इस ऑयल शॉक के बाद जो हमने ऑलमोस्ट क्रूड को 126 पे देखा, टुवर्ड्स ईवी आपका थोड़ा सा, अगर आप देखें, ध्यान भटका है क्या, या फिर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं उस बास्केट पे आप थोड़ा सा भी? सो बेसिकली ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी में अगर आप देखेंगे तो ऑटो एंसिलरी इज अवर वेरी लार्ज वेट। ऑटो एंसिलरी में प्रीमियमाइजेशन प्ले है। ऑटो एंसिलरीज में कंटेंट पर व्हीकल, जो कहते हैं कि हर व्हीकल में कितना आपका ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट जाता है, उसमें इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है। बहुत सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो है वो ऑटोमोबाइल से डाइवर्सिफाई होके एरोस्पेस में एंट्री कर रहे हैं, डिफेंस में एंट्री कर रहे हैं, और उनकी जो राइट टू विन मार्केट शेयर है वो बहुत ही स्ट्रांग है बिकॉज दे आर वेरी गुड इनटू इंजीनियरिंग। पैरेलली अगर आप यूरोप देखेंगे तो वहां पे काफी फैसिलिटीज बंद हो रही है, तो एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी बन रही है। तो हमें लग रहा है कि ऑटो एंसिलरीज इन जनरल will do very good over next 2, 3, 4, 5 years because you have a number of growth drivers within the entire auto ancillary space. So that's a segment जहां पे हमारा काफी बड़ा वेटेज है within the automobile. ऑलराइट राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफ़ी शानदार आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। होप ऐसे ही करते रहें वो आपके इन्वेस्टर्स के लिए। आज अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर की। इन्फोसिस इस साल 25% फिसलने के बाद अब 10% की रिकवरी। क्या हो रहा है यहाँ पर, आशीष से समझ लेते हैं। आशीष समझाइए। सर, पिछले 3 दिनों से ज़बरदस्त प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। सुबह से स्ट्रेंथ है, 5% की तेज़ी के साथ डे हाई पर नजर आएगा, और इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 दिनों में देखें ना तो 8-9% के करीब की तेज़ी आ गई है। स्टॉक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब खास बात है कि जो इसकी 50 DMA थी 1224 रुपये के पास, इसके पार निकला है, और बड़े लंबे समय के बाद 50 DMA का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। अपना जो लो लगाया था इसने 14 मई को 1090 रुपये के करीब का, उन स्तरों से आप देखें तो तकरीबन 15-16% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन राइटली कि ये स्टॉक ऊपर से काफ़ी करेक्टेड है। हाई से देखें तो तकरीबन 38% नीचे है, और बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट किया। IT एज अ थीम ने आप देखें तो निवेशकों को परेशान किया है। पिछले 6 महीने में देखें तकरीबन 20%, 1 साल में भी देखें तो 20% की गिरावट है, और अगर कोई 5 साल से भी इन्फोसिस होल्ड कर रहा है ना तो उसका भी पैसा नहीं बना। 10% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन खास बात है कि पिछले 3 दिनों से आप देखें तो ब्रोकरेजेस बड़े कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस स्टॉक के ऊपर बुलिश हो रही है, और पूरा थीम, पूरे सेक्टर, IT स्पेस इन्हें पसंद आ रही है। कल आपको याद होगा कि हमने बड़े विस्तार से आपको बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट बताई थी, जहां पर उन्होंने IT पर अपना ओवरवेट का नजरिया बरकरार रखा, इसमें कोई चेंज नहीं किया, और IT पर बुलिश रहना ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसके अलावा CLSA की तरफ से एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें कहा गया था कि Q4 के नतीजे, EPS की ग्रोथ आउटलुक बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है, और साथ में आप देखें तो उन्होंने सभी IT कंपनीज ने अपने बिजनेस मॉडल प्राइसिंग को लेकर बड़ा विस्तार किया है। SaaS प्रोवाइडर्स की तरफ से अच्छा बिजनेस मिलेगा, डील विंस यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल सकती हैं, तो CLSA भी पॉजिटिव। और आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई है, इसमें भी कहा गया है कि IT एज अ स्पेस इन स्तरों से डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। तो अब सभी ब्रोकरेजेस अगर बुलिश नजर आ रहे हैं, तो मैं देख रहा था कि पूरे मार्केट का क्या नजरिया है। तो ब्लूमबर्ग में टर्मिनल में एक फीचर होता है जनरल कंसेंसस जानने का, कि इस वक्त इन्फोसिस को जितने भी एनालिस्ट कवर कर रहे हैं इनका ब्रॉडर मत क्या निकल कर आ रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन स्तरों पर आप देखें तो 73% जो एनालिस्ट इन्फोसिस को कवर करते हैं ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। होल्ड की रेटिंग दी है 24 ने, और इन स्तरों से बिकवाली की राय केवल 3% की। और सभी जो एनालिस्ट का मत आप कंसेंसस को पोल के हिसाब से देखें तो एवरेज जो टारगेट निकल कर आ रहा है
वो 1467 रुपये का है। यानी इस भाव से भी देखें तो अगले एक साल में तकरीबन 18% तक के रिटर्न्स इन्फोसिस दे सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप आशीष ये पूरी जानकारी रखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ गो इंडिया स्टॉक्स.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा हैं, जो मार्केट्स पर तो खैर खास नज़र रखते ही हैं और मेटल सेक्टर पर भी काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, जिनके पास कैपिटल मार्केट में 25 सालों का अनुभव है। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में ये जो पूरा का पूरा कमोडिटी कॉम्प्लेक्स है, इसको कैसे प्ले करें? क्योंकि हमने देखा है कच्चे तेल में अच्छी रैली रही है, लेकिन इसके अलावा एल्यूमिनियम अच्छा कर रहा है, कोल में अच्छे मूव्स हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स को? तो अनुज, यहाँ पे दो थीम चल रही है। एक तो एआई की थीम चल रही है, जो कि पिछले 2-3 साल में काफी एकदम उठ के आई है। पहले उम्मीद नहीं थी और अचानक से आज ही मैं डाटा देख रहा था कि यूएस में डाटा सेंटर का कैपेक्स जो है वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स से काफी ऊपर चला गया है। पहली बार ऐसा हुआ है। और ये सब जो डाटा सेंटर्स हैं, ये बेस मेटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह काफी लगता है। तो एक तो डिमांड काफी स्ट्रांग चल रही है। दूसरा, यूएस ने एक टैरिफ लगाने की कोशिश करी थी, 50% टैरिफ ऑन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो उससे क्या हुआ था कि काफी इन्वेंट्री जो है वो यूएस की तरफ चली थी इस टैरिफ का एडवांटेज लेने के लिए। तो काफी इन्वेंट्री वहां पे स्टक हो गई है यूएस में। और तीसरा ये है कि क्योंकि प्राइसेस इतने हाई चल रहे हैं, चाइना का प्रोडक्शन, उनकी जो 45 मिलियन टन की लिमिट है एल्यूमिनियम की, उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और वहां पे मैं देख रहा हूँ तो इन्वेंट्री डबल हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा एक एआई का हाइप था और जो ये टैरिफ रिलेटेड था और जो प्रोडक्शन वगैरह हुआ है, इससे एल्यूमिनियम तो एक पीक के नजदीक पहुंच चुका है और यहाँ से कोई ज्यादा अपसाइड मुझे नहीं लगती। सेकेंड हाफ में काफी कैपेसिटीज आ रही हैं इंडोनेशिया में, और अगले 3-4 साल में काफी ये जो चाइनीज प्रोड्यूसर्स हैं वो एल्यूमिनियम कैपेसिटीज अब इंडोनेशिया में डाल रहे हैं, क्योंकि चाइना में तो एक सीलिंग लगा रखी है। तो एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि एक पीक आउट हो चुका है और वहां पे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं कि कल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्रीज अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है, बट यहाँ से अपसाइड मुश्किल लग रही है। दूसरा पैक जो है, दूसरी थीम जो चल रही है, वो हमारा जो ईरान वॉर की वजह से एनर्जी शॉक जो लगा है, जिसकी वजह से ऑयल, कोल वगैरह सब ऊपर चले। अभी वॉर तो लगता है कि ऑलमोस्ट खत्म ही है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर खुल जाता है तो ये एनर्जी कॉम्प्लेक्स भी धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। ब्रेंट क्रूड तो पहले से ही बता रहा है कि वॉर खत्म हो चुका है, बट बाकी कमोडिटीज में थोड़ा टाइम लगेगा। बट यहाँ से अगर वॉर आगे नहीं चलता है तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिलेगी। ओके, मीनवाइल मार्केट में एक शानदार रिकवरी आ रही है इस समय, और अब निफ्टी जो है ग्रीन में भी आने की तैयारी कर रहा है। राकेश जी, ये जो, क्योंकि आप मार्केट पर भी काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, जो लगातार एफआईएस सेलिंग हुई है, और हम इकलौते नहीं हैं, पूरे इमर्जिंग मार्केट में एफआईएस सेलिंग है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ सेंस है आगे जाकर इस सेलिंग के कम होने की? तो अनुज, सेलिंग एक पीक स्तर तक जा चुकी है और यहाँ से आगे सेलिंग, कुछ एक जो एस्टिमेट्स मैंने देखे हैं वो ज्यादा $2-4 बिलियन के और सेलिंग की पोटेंशियल दिखाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एफआई सेलिंग यहाँ से ज्यादा जाएगी। काफी कुछ डिपेंड करेगा कि रुपी किस तरफ से मोड़ लेता है। अगर रुपी यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है 95-96 के आसपास, तो मुझे लगता है कि एफआई सेलिंग का जो दौर है वो भी थमेगा। और तीसरा ये कि अगर एआई का थोड़ा सा अगर रफ्तार कम होती है, लोगों का ध्यान एआई बबल से हटता है, तो हमारे जैसी कंट्रीज की तरफ उनका ध्यान आएगा। और इंडिया में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 10 साल में नॉमिनल ग्रोथ हाईएस्ट रहने वाली है। अगर हम कोविड रिकवरी वाले 1-2 साल छोड़ दें तो 12.5% से 13% का नॉमिनल ग्रोथ का विजिबिलिटी दिख रही है FY27 में। और तो इसके कारण हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 15% प्लस रह सकती है मार्केट की। और ये एक अच्छा बड़ा ड्राइवर हो सकता है मार्केट के ऊपर जाने के लिए और एफआई को वापस मार्केट में लाने के लिए। ओके, मार्केट ग्रीन में आ रहा है। इनफैक्ट सेंसेक्स तो आ चुका है, निफ्टी भी ऑलमोस्ट आने वाला है। वेरी क्विकली, इस समय आपकी टॉप कन्विक्शन बेट क्या होगी अगर मार्केट में आपको एक ब्लैंक चेक सवाल दिया जाए तो? अनुज, देखेंगे तो जैसे अभी आईटी चल रहा है तो टैक्टिकली आईटी ठीक लग रहा है, क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन से उसके मार्जिन में बेनिफिट आएगा। और काफी उनकी डील विंस ठीक ठाक ही रही है और थोड़ा अपग्रेड ही देखा था हमने उनकी अर्निंग्स ग्रोथ के अंदर।
तो मुझे लगता है कि आईटी एक टैक्टिकल बैट है, अभी थोड़ा सा मुंह उठा चुका है और एक 10-20% की रैली यहाँ पोटेंशियली पॉसिबल है। फार्मा सेक्टर पिछले 2 महीने से अच्छा कर रहा है और मुझे लगता है थोड़ी और उसमें गुंजाइश बाकी है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, अभी जैसे ही अर्निंग्स ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात आएगी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़ा बेटर काम करेंगे एज कम्पेयर टू पीएसयू बैंक्स और एनबीएफसीज। तो मुझे लगता है वहां पे वैल्यूएशन भी काफी लो है और करेक्शन भी काफी हो चुका है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उनको देखा जा सकता है। फिर डोमेस्टिक सिक्लिकल्स हैं, वहां पे भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक सिक्लिकल्स के ऊपर एक फोकस किया जा सकता है। और राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। मीनवाइल ट्रेडर्स हॉटलाइन का समय हो रहा है, शायद थोड़ा सा समय हम आपका खा गए। मार्केट में रिकवरी आ गई है, अच्छी खासी, सेंसेक्स तो ग्रीन में आ गया है। अब देखते हैं, आप अपने शो में संभालिए इसको। वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे और ट्रेडर्स हॉटलाइन देखिए शेयर के साथ।